नमस्कार। अ, कई बार हमने देखा है कि बचपन में हम जब छोटे बच्चों को पूछते हैं कि तू बड़ा होके क्या बनेगा? तो अधिकतर बच्चे हमको उनसे ये जवाब आता है कि मैं आर्मी में जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा, मैं सैनिक बनूँगा। इसके कई कारण हैं। एक तो उनका जो रुतबा है आर्मी वालों के प्रति जो आदर है, या फिर उनका जो यूनिफ़ॉर्म है, 100 लोग भी चल रहे होंगे, उसमें आर्मी वाले उठ के दिखते हैं, अलग से दिखते हैं, उनका स्टाइल में चलना, वो उनका यूनिफ़ॉर्म। ऐसे कई रीज़न्स हैं जिसके वजह से हर बच्चा ये सोचता है कि मैं आर्मी में जाऊँगा। लेकिन फिर जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाती है, वक़्त गुज़रता जाता है, कोई अलग, कोई किधर। 100 में से बचपन में अगर हम लोग इतना मान सकते हैं कि 90-95% बच्चों ने ये बोला होगा कि मैं आर्मी में जाऊँगा, लेकिन उसमें वक़्त के गुज़रते 5 से 10% ऐसा लोग होते हैं, 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपना ये सपना बरकरार रखते हुए उसे पूरा करते हैं। और उसी में आज हमारे साथ बैठे हुए श्री अनिरुद्ध देशपांडे, इन्होंने ये अपना सपना पूरा किया है। और आज आर्मी की बातें ये मेरे लिए बहुत अलग बात होती है कि अब तक तो हमने जाना, संगीत के बारे में जाना है, नाटक के बारे में जाना है, स्थापत्य वेद के लिए हमने एक पॉडकास्ट किया था। लेकिन आर्मी का ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं इसके लिए बहुत आई एम एक्साइटेड टू नो, क्योंकि आर्मी की बातें ऐसी है जो आर्मी से बाहर बहुत कम आती है। अगर कोई आर्मी वाला बताए तो ही हमको पता चलती है। उसमें भी मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप बता नहीं सकते नॉर्मल पब्लिक को, सिविलियंस को। तो हम उसको, अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं, यू कैन डॉज दैट क्वेश्चन, आप उसको बाईपास कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता बिकॉज सिविलियंस देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी रीजन, आप उसको ये कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये, जैसा मैंने कहा कि बचपन से हर किसी की एक का ये सपना होता है, तो आपका भी होगा ही बचपन से सपना कि जाना है, आर्मी में जाना है, जवान बनना है, देश की सेवा करनी है। सो हाउ यू परस्यू इट, आपने इसको कैसे बरकरार रखा और इसको कैसे आपने पूरा किया? एक्चुअली इनिशियली जो मुझे ये सवाल मुझे भी पूछा गया था, इन अ वे हमारी एक ऐसे कंपटीशन हुई थी 4th स्टैंडर्ड में जब था मैं तब। अच्छा। उसमें पुणे जाऊन मी काय होणार, एक ऐसे टैगलाइन या सब्जेक्ट पे निबंध स्पर्धा थी। हाँ। तो उस वक्त मैंने ये पुणे जाऊन सैनिक होणार, ये इसी पे ये टॉपिक चुना था और इसी पे लिखा था। एंड उसके बाद समहाउ ये पैशन मेरा जो था आर्म फोर्सेस के बारे में वो कंटिन्यू रहा। सैनिक का मतलब है कि एनीबडी हु फाइट्स, तो उसमें बेसिक जो मेरा इंटरेस्ट जो बोल सकते हैं वो जो वॉर मशीनरी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा थी कि मुझे गन्स चलानी है, मुझे एयरक्राफ्ट उड़ाना है, मुझे टैंक्स में बैठना है। ये भी एक बचपन का एक हाँ सपना होता है, ये करना है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें थी। प्लस वॉर फिल्म्स का भी एक प्रभाव सब पे जो पड़ता है वो मुझ पे भी पड़ा। एंड लकीली मेरे फादर भी बहुत इंटरेस्टेड थे स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ के बारे में, कि जो हमको सारी एक्शन मूवीज जितनी भी थी वो बचपन से हमको दिखाया करते थे। तो उससे उसका भी एक परिणाम था कि उसका अट्रैक्शन फौज का जो था वो बढ़ता गया। एंड समहाउ मैं जब 12th में पहुंचा तो उस वक्त लकीली फॉर मी एंड बाकी भी जितने नागपुर के स्टूडेंट्स थे उस वक्त, प्रहार पिक्चर आई थी। हाँ। एंड प्रहार के बाद कर्नल सुनील देशपांडे जो थे वो लकीली मेरे फादर के क्लासमेट हैं। अच्छा। तो उनसे फिर जान पहचान बढ़ी कि मेरे फादर ने बोला कि तुझे अगर फौज में जाना है तो उनसे एक बार मिल ले, कैसे है क्या है। देन सर से भी मुलाकातें शुरू हुई। देन उन्होंने प्रहार संस्था शुरू की, उसमें जाना आना। एंड फिर सर ने फॉर्मलाइज एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया कि जो फौज में एज अ ऑफिसर भर्ती होना है तो एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, जो आर्म फोर्सेस में आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके लिए सेम होता है। हाँ कॉमन होता है, पैटर्न सेम होता है, अलग अलग जगहों पे होता है, बात अलग है, बट सबका पैटर्न एक जैसे होता है। तो वो उस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या क्या टेस्ट होती हैं, उसके बारे में सर ने पढ़ाना शुरू किया। तो
उससे थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ा। सर अपनी सर्विस के दौरान जो उनकी सारी घटनाएं हुई थी, हुसैनी वाला वॉर, चक्करगढ़ बल्ज, सारी चीज़ें सर बताते थे। तो एक सर बीइंग फ्रॉम सेकंड मराठा लाइट इन्फेंट्री में सर थे, तो आर्मी के प्रति एक लगाव था ही। प्लस उसी सिलसिले में मैंने भी एनसीसी ज्वाइन की थी, 8th and 9th में एनसीसी भी था मैं, तो उसमें भी आर्मी विंग में था। तो एक आर्मी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। बट दिल में एक जो प्रबल इच्छा जो थी उस वक्त ये थी कि मैं फाइटर पायलट बनूं। तो इसलिए जब एनडीए का मैंने फॉर्म भरा तो फर्स्ट चॉइस मेरा एयरफोर्स था। तो एनडीए का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम में पास भी हो गया। देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो उस इंटरव्यू में मैं मैसूर गया था पहली बार वहाँ पे एसएसबी में। तो वहाँ पे नॉर्मल इंटरव्यू के अलावा पायलट्स के लिए एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो एक टेस्ट देना पड़ता है। वो लाइफ में एक ही बार होता है, यू आइदर पास और फेल। दोबारा नहीं दे सकते, लाइफ टाइम में दोबारा नहीं दे सकते, आइदर यू पास और यू फेल। बेसिक उसके पीछे रीजन ये है कि फौजी जो एक पायलट होता है, मतलब वो आर्मी में हो या नेवी में, एयरफोर्स में, जो भी हो, सरकार के पास इतना टाइम और पैसा नहीं है कि किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को आप ट्रेन करते रहो। मतलब एज इन एविएशन सेक्टर दे से कि इफ यू ट्रेन अ मंकी ही कैन आल्सो फ्लाई, बट इतना पैसा और टाइम किसी के पास है नहीं, तो स्पेशली सरकार के पास। आपने बोला एविएशन, हाँ, फाइटर पायलट, हाँ, और आपने बोला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो हमारे हिसाब से तो पायलट जो होता है वो सिर्फ एयरफोर्स का होता है। नहीं, तो ये क्या है, आर्मी और अभी नेवी का क्या है? एक्चुअली जो सामान्य धारणा ये है कि पायलट है तो वो एयरफोर्स में ही होगा। हाँ। वैसे नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि सबकी अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे आर्मी की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि ट्रुप्स को कहीं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो उसमें हर बार एयरफोर्स की मदद लेना पॉसिबल नहीं होता। कई रीजंस होते हैं उसके पीछे। कई मिशंस ऐसे होते हैं कि जो आर्मी स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें जो ग्राउंड पे जो घटनाएं घट रही हैं, जो वॉर की स्टेज है, वो फाइटर पायलट्स को इतनी समझाना उस वक्त मुश्किल होता है कि अपनी ट्रुप्स की पोजीशन क्या है, अभी वॉर क्या चल रही है, उसका सारा परसेप्शन एक आर्मी के हिसाब से एयरफोर्स पायलट को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आर्मी की भी अपनी रिक्वायरमेंट थी कि अपनी भी एक एविएशन विंग हो। नेवी के अपने उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके खुद के फाइटर्स भी हैं। आर्मी में अभी तक फाइटर्स अभी तक नहीं है, बट अभी अटैक हेलीकॉप्टर्स आर्मी में भी आने शुरू हुए हैं। तो इस तरह हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और पायलट्स तीनों में है। इनफैक्ट हमारा जो कोर्स एविएशन का जो शुरू हुआ था, उसमें हमारे मोस्टली जो इंस्ट्रक्टर थे सारे एयरफोर्स के थे, और हमारा पर्टिकुलर कोर्स ऐसा था कि जिसमें आर्मी के पायलट्स और नेवी के पायलट्स जो स्टूडेंट पायलट्स थे, उनका एक कोर्स था। तो हमने बेसिकली नेवी पायलट्स ऑफिसर्स के साथ पायलट की ट्रेनिंग ली। तो इस हिसाब से तीनों विंग्स में, आर्म फोर्सेस के तीनों विंग्स में पायलट्स होते हैं, उनके अपने अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, अपने अपने मिशंस होते हैं, अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से वो मिशंस करते हैं। तो उसको वो फिर हाँ, तो वो जो टेस्ट है वैसा यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम तो वो एसएसबी इंटरव्यू के इसमें थे, तो वो जो टेस्ट थी उसमें मैं पास हो गया। अच्छा, एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया जो अभी जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ बता सकते हैं आप? कि एसएसबी इंटरव्यू तो आपने तो क्लियर किया है इसको, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे, कहाँ से? अभी तो इंटरनेट पे सारा मिलता होगा मेरे ख्याल से, बट हाउ, व्हाट इज द प्रिपरेशन, हाउ टू अप्रोच, ऐसा कुछ एक स्मॉल? अभी जो आर्म फोर्सेस में एंट्री की बात है, तो बेसिकली आपकी रिटन टेस्ट होती है कई बार, जैसे एनडीए और सीडीएस। एनडीए इज आफ्टर 10th 10+2 के बाद एनडीए होता है, एंड सीडीएस जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो एयरफोर्स में आफ्टर ग्रेजुएशन भी एफकैट करके एक एग्जाम होती है, उसमें वो रिटन टेस्ट होता है। जो उसमें पास होता है दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो एनडीए और सीडीएस की एग्जाम पास कर लेंगे तो उसमें वो मतलब तकरीबन लेट्स से 5-10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते होंगे। उसमें से पहले 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनको एसएसबी के लिए भेजा जाता है।
एंड हमारे वक्त थोड़ा पैटर्न अलग था, क्योंकि जो भी सिलेक्ट होता था उसको पूरा 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अच्छा। एंड मेरा तो ये मानना है कि भले ही आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना हो या ना जाना हो, किसी भी स्टूडेंट के लिए वो इंटरव्यू एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा क्या है? ऐसा उस इंटरव्यू में एक खासियत उसकी ये है कि पहले तो शरीर का, आदमी के शरीर का ऐसा कोई भी पार्ट या सेक्शन ऐसा नहीं होता कि जो उसमें टेस्ट नहीं होता। हर एक चीज, मतलब राइट फ्रॉम योर साइकोलॉजी, योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स, योर मेंटेलिटी, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, एवरीथिंग इज टेस्टेड। बाकी जो कॉर्पोरेट साइड में या बाकी जगहों पे होता है कि छोटे मोटे अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, आपका नॉलेज उस कोर सब्जेक्ट में कितना है उसी की परीक्षा होती है। बट इसमें हर एक जो ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी टेस्ट होती है, इसलिए वो एक्सपीरियंस एक बार लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो इंटरव्यू ऐसा होता है कि उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप टास्किंग होती है। अच्छा। तो उसमें एक एज अ ग्रुप आपको टास्क दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर काम करना है तो कैसे किया जाएगा। ग्रुप प्लानिंग होती है, आपको एक थियोरेटिकल मिशन पे एक मैप बनाया जाएगा, उस पर सिचुएशन दी जाएगी कि इस सिचुएशन को आप 10 बच्चे गए हैं, 10 स्टूडेंट गए हैं और ये सारी घटनाएं घड़ी हैं, तो आप उसको कैसे एज अ ग्रुप टैकल करोगे और उस सॉल्यूशन, उस सिचुएशन का निकालोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें से कई जो पार्ट्स हैं वो कॉर्पोरेट या बिजनेस वर्ल्ड ने उठाई है। मतलब मोस्टली जो मैनेजमेंट टैक्टिक्स होती हैं या अलग अलग उनके रूल्स होते हैं, दे आर जनरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस ओनली। अच्छा। वो बाद में नाम उनके अलग कर देते हैं और बात बेसिकली आर्म फोर्सेस में कैसे मैन मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें उन्होंने इनिशियली आर्म फोर्सेस को ऑब्जर्व करके ही निकाली है। तो वो सारी चीज़ें उस इंटरव्यू में होती है। वो इंटरव्यू पास करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें पूरा एक एक बॉडी पार्ट अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एयरफोर्स का अलग है, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, हाइट वेट चेस्ट पूरा हो और सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप इन सारी प्रोसीजर के थ्रू, एक बार प्रोसेस के थ्रू अगर गुजर जाते हैं तो आपको एक जनरल अंदाजा आता है कि भाई मेरा स्टैंडिंग ओवरऑल कैसा है, मेरा नेचर कैसा है एंड ऑल। वो सारे एस्पेक्ट्स आपको एक बार पता चल जाता है। समझ में आ जाती है। मतलब एक खुद के बारे में नॉलेज एक आपका बढ़ जाता है कि भाई मुझ में ये कमियां हैं और मेरी ये खासियत है, तो उसको आप कमियों को दूर करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक ये है। तो उस टेस्ट में मैं पायलट एप्टीट्यूड जो टेस्ट था उसमें पास हो गया, बट समहाउ आई कुड नॉट पास इन दैट एसएसबी टेस्ट उस वक्त। और उस वक्त मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस इंटरव्यू के लिए गया था कि भाई अपना तो पास होना ही है एंड मतलब फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नहीं था कि नॉर्मली 10वीं 11वीं 12वीं इसमें आई वाज ओके, नॉट वेरी ब्रिलियंट, बट पास होने लायक तो मार्क मिल ही जाते थे। बट फेल होना किसी चीज़ में, वो लाइफ में पहली बार मेरे साथ हुआ एंड उसके लिए मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं था। तो दैट वाज अ मेजर शॉक फॉर मी। एंड यहाँ पे मैं जैसे हमेशा हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि दिस जनरेशन जो हमने कई बार देखा है, हम लोग अभी इसके पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि मोबाइल ले दिया इसलिए बच्चे ने सुसाइड कर लिया, पिताजी ने डांटा इसलिए। ये इतना बड़ा एग्ज़ाम, आपका इतना बचपन से सपना, एंड यू फेल। सो क्या लगा था तब, मीन्स क्या हुआ अंदर? उसमें एक्चुअली होता है, हो गई थी उन्होंने क्लास में सबको सारी जब टेस्ट वगैरह हो गई और रिजल्ट अनाउंसमेंट की जब बारी आई, तो जो एक चेस्ट नंबर होता है हर एक के 1 2 3 4 ऐसे जितने 60-70 बच्चे होंगे उसके हिसाब से वो चेस्ट नंबर दे देते हैं। तो दे कॉल आउट नंबर्स, चेस्ट नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। तो एक नंबर लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नंबर मेरे करीब आने लग गया तो धड़कनें बढ़ने लगी। एंड जब मेरा नंबर स्किप करके किसी और का नंबर ले लिया तो जैसे कान में गरम तेल डाल कर वैसे धुआं सा ऐसे कान में से निकलने लग गया कि भाई आई हैव फेल्ड। तो वो रियलाइजेशन होने में काफी टाइम लग गया कि बाय द टाइम सबके नाम हो गए तो शॉक से बाहर नहीं निकला। तो उतने में उन्होंने बोला कि भाई अपनी अपनी बैग उठाओ चलो यहाँ से अभी। तो आर्मी है वो, थोड़ी आपको प्यार से भेजेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने उठाया हमको और मैसूर में था तो रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। तो फिर रियलाइज हुआ कि भाई अभी तो घर में जाना है।
तो ये मेरा मेन मुद्दा ये था कि हाउ यू ओवरकम इट, कैसे ओवरकम किया उससे, क्योंकि ये हाँ। बहुत बड़ा शौक था ना। हाँ, तो उसके बाद एक्चुअली एक जो लकीली जो मेरे साथ चीज़ हुई है बट जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रयास करना पड़ा, वो ये है कि हर एक इंटरव्यू के बाद या हर एक सक्सेस और फेलियर के बाद जो एक सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे हिसाब से वो लगती है कि भाई वेयर आई स्टैंड। हाँ। तो स्पेशली दैट टाइम ओनली आई रियलाइज कि जैसे मैं जब बाकी बच्चों से पहली बार मिला जिंदगी में कि कोई दिल्ली से आया था, कोई हैदराबाद से था, कोई अलग अलग जगहों से आए थे, तो उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, जो टॉपिक्स पे वो बातें कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर बीइंग इन मेट्रो और वॉट एवर कंडीशंस उसमें जो रह रहे थे वो लोग, वो जब मैंने बाद में एनालाइज किया तो वो एक चीज़ ध्यान में जो आई वो ये थी कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो बिल्कुल सही था, और मेरा क्या क्या गलत हुआ उसका एनालिसिस फिर मैंने शुरू किया कि अपना क्या गलत हो रहा है। देन व्हेन आई केम बैक नागपुर में, फिर कर्नल देशपांडे उनके पास वापस गए। एक मिनट, आई थिंक व्हाट द पॉइंट अभी इन्होंने जो बोला वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन के लिए, कि इफ यू आर फेल, आप किसी भी चीज को लीजिए, आर्मी छोड़िए, कोई भी चीज हो जिसमें आप फेल हो जाते हो, तो उसके बाद सेल्फ एनालाइजेशन, खुद का आकलन करना कि मैं कहाँ कम हुआ हूँ, ये मेरे ख्याल से आज के जनरेशन के पास इस चीज की थोड़ी सी कमी है। वो बहुत उनको ज्यादा कमी है। बढ़ाना, बहुत ज्यादा कमी है, वैसे मैं थोड़ी सी रियायत दे रहा था उनको, लेकिन बहुत ज्यादा कमी है। इसको ये जनरेशन अगर थोड़ा बढ़ा लेना, क्योंकि ये जनरेशन के पास एवेन्यूज बहुत है, इनके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें इनके इर्द गिर्द मौजूद है। अगर ये सिर्फ सेल्फ एनालिसिस जो है उसको थोड़ा बढ़ा ले तो मेरे ख्याल से दे कैन मेक वंडर्स। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो Yeah, ये sorry, होता go है ahead, मैं कि थोड़ा सेल्फ वो एनालिसिस का language जो चला पार्ट रहा है वो हर एक बंदे को अपनी क्रूड लैंग्वेज बोले तो औकात, हाँ। ये पता होती कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, ये हर एक बंदे को अपने आप ही पता चल जाता है कि 10 लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसको पता चल जाता है कि यार ये बहुत ही मेरे से ऊपर के लेवल के लोग हैं, ये 2-3 हैं जो मेरे हिसाब के हैं और ये तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। वो पहले 10 मिनट के इंटरेक्शन में आपको जनरली पता चल जाता है। तो जो से लोग कहते हैं कि भाई आप अपने से अच्छे लोगों के साथ रहो, उनसे सीखने को मिलता है। yes. बट आदमी का जो एक ईगो होता है हमेशा कि मुझे अपने आप को बेहतर दिखाना है, उसमें आदमी मार खाता है कि भाई मैं कैसे भी हूँ, मेरा स्टैंडर्ड कैसे भी है, बट मुझे क्राउड में उठ के दिखना है। तो उसके लिए वो समहाउ क्राउड ऐसा चुनता है अपने आप ही, मैं मेरे दोस्ती ऐसे चुनूंगा कि जो मेरे से कम हो, नीचे हो, सो दैट मैं हाँ। उनके ऊपर बॉसिंग करूं, Yes. या मैं उनके Yes, ऊपर yes, थोड़ा सा अपने अपना ये दिखाऊं, रुतबा दिखाऊं। सुपेरियरिटी वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो अपना मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है हर एक इंडिविजुअल, जो बेसिकली गलत है, बट उसको अंदर ही अंदर ये पता होता है कि मैं आई स्टैंड नोवेयर। तो वो फॉल्स ईगो में रहने के बजाय अपने आप की कमियां अपनी जान के पहचान के एनालाइज करके वो दूर करना, यही एक ऑप्शन है। बस जो वो कर सकता है वो आगे बढ़ेगा, जो फॉल्स ईगो में ही रहना चाहता है वो वही रहेगा, वो वही फिर रहेगा, आगे नहीं जा उसकी सकता। प्रोग्रेस वहीं पे हो ही खत्म नहीं है। सकती, हाँ, क्योंकि उसको फिर वो सीखने का उसका यही मर जाएगा। हाँ। कि मुझे कुछ सीखना है। हाँ। अभी जैसे हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, ये नहीं कि भाई मैं एकदम ही सत्तर नडाला के साथ भी बैठूंगा तो सम आफ्टर सम टाइम मैं उसको लेवल को मैच कर पाऊंगा, ऐसे फिजिकली या नेचुरली पॉसिबल नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब वो जब तक हम नहीं छोड़ते तब तक पॉसिबल नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करना। सही है, सही है। थोड़ा थोड़ा करके जो इम्प्रूव करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। सो कई बार ऐसा होता है, हमने ये देखा है कि अगर मैं किसी गांव जा रहा हूँ, फ्लाइट में बैठने से पहले पिताजी या माँ को फ़ोन करता हूँ कि मैं बैठ गया, फ्लाइट से उतरने के बाद फ़ोन होता है मैं लैंड हो गया, फिर वहाँ का होटल कैसा है, खाना कैसा है, ये सब मैं घर में बताता हूँ क्योंकि इनको चिंता रहती है। तो आप ऐसे जगह जा रहे थे जहाँ पे मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म के साथ साथ खतरा भी आपके साथ में उसी तरह चिपका हुआ है जिस तरह यूनिफॉर्म आप पहनते हैं, उसके साथ खतरा भी आता है।
सो हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स? आपने जैसे बोला कि पिताजी ने तो आपके हाँ बोला था, लेकिन नहीं, इनफैक्ट पिताजी इनिशियली वाज नॉट रेडी, ही वाज नॉट रेडी। अच्छा, तो हाउ यू कन्विंस देम कि मैं इसमें जाऊंगा? एक तो चीज़ होती है कि जो मुझे अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समझ में आई है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे को समहाउ डोमिनेट करने की कोशिश करता है हर रिलेशन में। हाँ हाँ। वो सामने वाले की एक टॉलरेंस लिमिट चेक करता है कि भाई ये कहाँ तक झुकेगा। तो अगर मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे जाना ही जाना है, तो एक पॉइंट के बाद देयर इज नो पॉइंट ऑन, मतलब उसको मना करके भी कोई पॉइंट नहीं है। वो शायद मेरे पिताजी ने जल्दी मेरी डिटर्मिनेशन की वजह से शायद हो वो उसको जल्दी समझ में आया कि इससे ज्यादा बहस करने में शायद फायदा नहीं है, क्योंकि ही हैज मेड अप हिज माइंड कि इसको जाना ही जाना है। तो इनिशियली उन्होंने बोला कि क्या फायदा है वहाँ पे जाके, वो नॉर्मल जैसे बोलते हैं पेरेंट्स वैसे उन्होंने बोला, बट देन व्हेन ही रियलाइज देन ही सपोर्टेड फुल हार्टेडली कि भाई तू जा, मतलब तेरे को जो करना है जिंदगी में वो करो। और माँ? उस माँ का ऐसा है कि शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी लेस, तो उस वक्त आई कुड नॉट गेट रियलाइज कि उस एक्चुअली माँ की इच्छा थी या ना थी, नहीं थी। अच्छा, उन्होंने कुछ जताया कुछ बोला ही नहीं कभी शायद, तेरे को करना है तो कर ले, मतलब ऐसे था मतलब। एंड इन अ वे मुझे ये लगता है कि शी वाज सपोर्टिव। मतलब अगर माएँ होती हैं, स्पेशली मेजर जो अपोजिशन आता है माओ की तरफ से आता है कि तू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, रोना धोना ये वो कई घरों में होता है। तो लकीली बोथ ऑफ देम वेर क्वाइट सपोर्टिव, मतलब उन्होंने कभी इस ज्यादा अपोज किया नहीं मेरे डिसीजन को, तो दे वर ओके विद दैट। सो यू जॉइंड, जैसा पॉडकास्ट के पहले आपने बताया 98 हाँ, आर्मी ज्वाइन किया, हम्म। आर्मी में ट्रेनिंग शुरू हुआ हम्म, और 99 में कारगिल हुआ। हाँ, सो यू मिस्ड हाँ, टू सर्व इंडियन इन इंडिया इन दैट टाइम। हाँ। बट उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसा कि जिसमें कॉम्बैट सिचुएशन में एकदम नेक टू नेक फाइट हुई हो, या फिर आपने कभी ऐसा देखा हो कि टेररिस्ट एक्टिविटी बोलो या फिर कोई भी इंसर्शन होगा या ऐसा? हैव यू एवर फेस दैट कहीं पे भी, कैसे भी? एक्चुअली 2000 दिसंबर 99 में पास आउट होने के बाद हमारा यूनिट जो था हमको यू कैन अवॉइड टेलिंग प्लेसेस। हाँ नहीं हमको नहीं उसमें कुछ जहाँ ज़्यादा तक, ये भी नहीं था। Yes. तो हमको कुपवाड़ा में JNK में हमको भेजा गया था एज ए यूनिट कि वहाँ पे जाके रोड ओपनिंग पार्टी करके एक टास्क होता है। अच्छा। तो उसमें कुपवाड़ा से LOC की तरफ जो रास्ता जाता था उसको सेफ रखना, ये हमारा बेसिकली टास्क होता था, क्योंकि हमारा यूनिट का बेसिक टास्क डेजर्ट्स में था, बीइंग अ टैंक बेस्ड यूनिट। तो हमारा टैंक के ऊपर गन्स एंड मिसाइल्स वगैरह वो सारी होती थी। तो हम कभी JNK में टैंक बेस्ड यूनिट यानी क्या होता है? आर्मी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं हाँ। उसमें हो गए एक इन्फेंट्री हाँ। जो पायदड़ जिसको मराठी में बोलते हैं, उनका काम है कि किसी भी टेरेन में जाके ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए देयर इज नो ऑब्स्टेकल फॉर इन्फेंट्री जैसे बोलते हैं। बट जो जवान हम बोलते हैं, हाँ, जवान तो हर यूनिट में होते हैं, बट अलग अलग टास्किंग के हिसाब से आर्मी में अलग अलग थल सेना बेसिकली। हाँ, थल सेना जो मतलब आर्मी हो गई बेसिकली, बट थल सेना में भी अलग अलग सेक्शंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, यू कैन से, कि जिनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं। कि जैसे इन्फेंट्री है जो फाइनली जब हम जमीन कैप्चर करते हैं दुश्मन की, उसको कैप्चर कंडीशन में रखने का जो काम होता है उसके लिए मैन ऑन ग्राउंड चाहिए, वो होता है इन्फेंट्री का। तो हम जब अटैक करेंगे दुश्मन के ऊपर, दुश्मन जैसे लाहौर में पहुंच गए या पाकिस्तान की किसी एरिया में आना होगा, जैसे 65-71 वॉर में भी हुआ है, तो वहां पे जाके कैप्चर करने के बाद उसको प्रोटेक्टेड अपने ही कब्जे में रखने के लिए इन्फेंट्री की जरूरत होती है। बट इन्फेंट्री रेगिस्तान में भी काम करती है, पंजाब के प्लेन्स में भी काम करती है, और माउंटेनियस रीजन में अप टू सियाचिन भी इन्फेंट्री काम करती है। बट अभी जैसे रेगिस्तान का इलाका है उसमें बेसिक जो मैन्यूअर्स करने पड़ते हैं और जो लड़ाई होती है वो टैंक्स की होती है। अच्छा। जो अपने रणगाड़ी जिसको मराठी में बोलते हैं, उसकी होती है। तो हमारा यूनिट उनके सपोर्ट में था,
मेरा बेसिक यूनिट जो था एयर डिफेंस यूनिट था, एंड हमारा बेसिक टास्क था कि टैंक्स को एनिमी एयरक्राफ्ट से बचाना। ओके। तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रडार्स हमारे यूनिट में थे। तो हमारा काम था कि टैंक्स के साथ साथ चलना और उनको दुश्मन के हवाई हमले से बचाना। तो ये एक बेसिक टास्क था। बट हमारा यूनिट काफ़ी दिनों से कुपवाड़ा या JNK के इस एरिया में जा नहीं पाया बेसिक टास्क की वजह से, जो रेगिस्तान में था। तो हमको बट स्पेशल एक ऑपरेशन के लिए कुछ पीरियड के लिए हमको बुलाया गया कि आप उधर जाइए और अपना ऑपरेशन कीजिए। तो हम इसलिए कुपवाड़ा में डिप्लॉयड थे। उस वक्त 2001 की बात है, 2001-2002 की। उस वक्त इट वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट पीरियड इन मिलिटेंसी, यू कैन से, इन कुपवाड़ा एंड ओवरऑल JNK। तो उस पीरियड में वो वहाँ पे था, पीक पे था। हाँ, अभी सिंस हमारा यूनिट उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड नहीं था या तैयारी, मतलब उसकी रचना ही उस हिसाब से नहीं थी, तो हमको थोड़ा सा अलग टास्किंग मिली थी। तो जिसको बोलते हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी। तो बेसिकली एक रोड का स्ट्रेच है, उस पर सुबह जाना है। उस रोड के ऊपर कोई IEDs, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जिसको बोलते हैं, या बॉम्ब्स नॉर्मल टर्म्स में, वो लगे हैं कि नहीं, कोई टेररिस्ट अटैक करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखना। और एक बार वो रोड क्लियर करने के बाद पूरा, जब तक आर्मी व्हीकल्स की मूवमेंट चल रही है, पूरे दिन चलती रहती है डे टाइम में, तो उसको प्रोटेक्टेड रखना। और जब शाम को 5 या 6 बजे मूवमेंट सीज हो जाती है, तो उसके बाद उठ के वापस अपने जो कैंप लोकेशन में वापस आ जाना। ये हमारा बेसिक टास्क था। तो वो हमको टास्किंग दी हुई थी। बट जो हम जिन कैंप्स में रहते थे, तो मैं एक यूनिट के साथ था, तो वो बिल्कुल ही वो इन्फेंट्री का यूनिट था, और वो फुल ऑफ एक्शन वहाँ पे चलती रहती थी। तो रोज उनके कुछ ना कुछ एनकाउंटर्स चलते रहते थे कि उनकी पार्टियां बाहर जा रही है, कैंप से बाहर जा रही है, कैंप मतलब रेड करके अंदर आ रही है। तो इन दैट 1 ईयर हम जो वहाँ पे थे, तो उन्होंने तकरीबन 11 मिलिटेंट्स मारे थे। तो वो 11 मिलिटेंट्स जब उनके इनकाउंटर्स वगैरह सब खत्म हो जाते थे, तो उनकी डेड बॉडीज पहले तो हमारी कैंप में आती थी। तो फिर वो डेड बॉडीज मतलब अलग अलग तरीकों से मतलब डैमेज्ड, और उनके इक्विपमेंट्स ये वो सब वो देखना, वो सारी चीज़ें होती थी। उनके पास से जो इक्विपमेंट निकलता था, पैसे निकलते थे, वो सारी चर्चाएं होती थी कि भाई इनके पास इंडियन करेंसी निकल रही है, कोई अफगानिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, इस तरह से अलग अलग नेशनलिटी के मिलिटेंट्स, ये वो सारी चीज़ें होती थी उस वक्त। तो वो एरिया मतलब काफ़ी उस वक्त एक्टिव था। एंड लकीली फॉर हमारे यूनिट के लिए ये हुआ कि हम सिंस नए जगह पे नए रोल में जाने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा चौकन्ने रह के हम अपनी कार्रवाई करते थे। और हमारा ट्रूप्स का रोटेशन, जैसे जॉब रोटेशन एक टर्म है कि आप जॉब रोटेट करते रहो, सो दैट एवरी टाइम यू चेंज योर जॉब, यू आर मतलब मोर फोकस्ड एंड योर आउटपुट इज मोर। तो वैसे ही हमने वो करते रहे हम, सो दैट कॉम्प्लेसेंसी, हाँ रूटीन, मतलब एक कॉम्प्लेसेंसी सबसे जो CIOs मतलब जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो बोलते हैं, उसमें सबसे डेंजरस चीज होती है कॉम्प्लेसेंसी। मतलब कि भाई ये तो रोज का ही है, ये तो सुबह उठना है, अपने पोस्ट पे जाना है, तो रूटीन बन जाता है। हाँ, रूटीन बनने से जो के बाद बोर हो जाता है। हाँ, वो बोरियत होती है। वो लगता है कि यार ये तो रोज का ही काम है, आज कुछ नहीं होने वाला, कल भी कुछ नहीं होता, आज भी कुछ नहीं होगा। जो एक ये होता है वो सबसे घातक चीज होती है। यू फील रिलैक्स, हाँ, तो अलर्टनेस कम हो जाती है, और उसी वक्त मिलिटेंट अटैक करता है। तो वो जो चीज थी वो हमारे साथ हुई नहीं और हमने होने नहीं दी। इस वजह से हमारा बिल्कुल ही इंसिडेंट फ्री पूरा टेन्योर रहा। एंड बाद में एक्चुअली पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ, तो इसलिए हमको फिर थोड़ा सा प्रीमैच्योर डी-इंडक्ट कर दिया गया वहाँ से, और वापस अपने ऑपरेशंस के लिए रेगिस्तान में वापस भेज दिया गया। तो उस पीरियड में हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, बट अगल बगल में फुल ऑपरेशंस चलते थे। तो हाँ, मतलब क्या हो रहा है, रेडियो सेट पे बातें चल रही है, वो सुनो, वो सब चल रहा था। एक बार हमारा ये भी हुआ था कि ट्रूप्स की थोड़ी कमी थी, तो हमको बोला गया था कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ से अपने कुछ ट्रूप्स लगा के, स्टॉप्स बोलते हैं, ताकि मिलिटेंट्स के भागने के रास्ते बंद किए जाए। तो एक पर्टिकुलर एरिया में हमको स्टॉप्स भी लगाने के लिए बोले गए थे। तो वहाँ पे एकदम ही बिल्कुल सारे घर सिविलियंस के उसके बीच में हम बैठे हुए हैं, और
अभी किस घर में कौन बैठा है कुछ नहीं मालूम, और वो एरिया भी हमको अननोन था एकदम, क्योंकि हमारा मेन तो टास्किंग रास्ते के ऊपर ही था हमारा। वी वर नॉट सपोज टू गो इनसाइड द विलेजेस एंड उधर क्या चल रहा है उसकी ना हमारे पास ज्यादा जानकारी थी, ना हमारा रोल ही नहीं था। तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम था कि लकीली उसमें कुछ वैसे कुछ हुआ नहीं, मतलब वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तब हमको वापस भेज दिया गया था। बट जब हम फाइनली गेंड अप हो रहे थे उस वक्त एक छोटा सा हमारे ऊपर अटैक हुआ था कॉन्वॉय पे, बट उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मतलब। बट वहाँ पे जब बैठे थे, जो जितना भी घंटे 4 5 6 7 जो भी घंटे, कभी दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कहीं से भी मेरे नाम की गोली आ सकती है, इधर से उधर से कहाँ से कहीं से, ऐसा कुछ नहीं, दिमाग वो में? तो एक बैक ऑफ माइंड हमेशा थोड़ा ही सा रहता है। ही है। एंड जस्ट टू बैड होता है कभी कभी कि मतलब हो गया टाइप्स, मतलब यू आर जनरली टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस कि ऐसे कुछ ना हो। एंड एक जनरल आपको लेवल ऑफ अलर्टनेस जो होती है जगह के हिसाब से पता चल जाती है कि एक्शन बिल्कुल ही आपके पास चल रहा है तो आप बिल्कुल ही आराम से खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, या आपके काफ़ी दूर चल रहा है तो यू आर जनरली रिलैक्स कि भाई इतना यहाँ पे डेंजर नहीं है। तो वो उस हिसाब से आदमी अपने आप ही, और ट्रेनिंग के हिसाब से अपने आप ही पोजीशंस लेके ही वो बैठे रहते हैं, तो जनरली इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अलर्ट है ना, वो 24 घंटा जो गन लगा के जो बैठे रहते हैं या किसी जगह पे, यहाँ पे डर नहीं करता? नहीं, इट्स अ वेरी सिविलियन क्वेश्चन। हाँ, नहीं एक्चुअली होता है कि एक पोजीशन में आप इतने देर बैठे रहते हो। नहीं, वो जैसे जो पिक्चरों में दिखाते हैं, जो काफी देर तक जो बैठने वाले लोग होते हैं वो जनरली स्नाइपर्स होते हैं, वो मतलब 72 घंटों के लिए ट्रेंड होते हैं। 72 आवर्स एट वन प्लेस इन वन पोजीशन। हाँ, तो वही 72 आवर्स यानी 3 दिन हो गए। 3 दिन, मतलब वो ऑपरेशंस उनके लिए बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का ट्रेनिंग होता है उनका, मतलब खाना पीना सब कुछ वहीं पे उसी पोजीशन में, वो आप 3 दिन के लिए बैठे रहो, और थोड़ी भी मूवमेंट हो गई तो सामने वाले अलर्ट हो जाए, ये वाला। एंड इट इज मैटर ऑफ स्प्लिट सेकंड कि कौन बाजी मार रहा है, उधर वाला मार रहा है या इधर वाला मार रहा है, तो वो आप चांस देना नहीं चाहते, तो उनका एक ट्रेनिंग अलग होता है। बट बाकी जनरली जो फौज होती है उनका भी, जैसे मैंने बोला कि रोटेशन होते रहता है, जो पोस्टों पे लोग होते हैं आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है धीरे धीरे, फिर उनकी ड्यूटियाँ होती है कि 2 घंटे 3 घंटे की ड्यूटी होती है कि भाई 3 घंटे बाद नए 3 लोग आएंगे, वो ड्यूटी देंगे, ये लोग बैठे रहेंगे। बट दिन में 8-10 घंटे आपको ड्यूटी देनी, तो रोटेशन में वो चलते रहता है, मतलब वहीं पे आपका बंकर होगा या पोस्ट होगा, उधर ही सारे 10 बंदे होंगे, उसमें से दो पेयर्स में ड्यूटी पे जाते रहते हैं। वॉर टाइम में तो आप लोग काफी एक्टिव होते हो, सब रहना ही पड़ता है, यानी आप वॉर कर रहे हो। पीस टाइम जो होता है तब आप लोग बंकर में क्या करते हो? जब ड्यूटी खत्म हो गई उसके बाद क्या फिर टीवी देखते हो, मस्ती मजाक करते हो? डिपेंड, मतलब हम जब थे तब तो वहाँ पे कोई टीवी मोबाइल वो कुछ भी नहीं थे। हाँ, तो बेसिकली हमारे लिए उस वक्त पास टाइम, या जैसे हम जिस पोस्ट पे थे, एक वो डेजर्टेड डिस्पेंसरी थी, तो उसी में हम लोग रहते थे, मतलब हम 3 ऑफिसर्स थे, तो दूसरे यूनिट के 2 थे और मैं अकेला था, तो ऐसे हम 3 एक साथ रहते थे, तो तकरीबन इतना ही रूम होगा। एंड उसमें रहना जवानों के लिए अलग से एक बड़ी सी एक घर ही था बोल सकते हैं, उसी में वो रह रहे थे। तो उसमें चारों तरफ उनकी पोस्टें होती है, वो ड्यूटियाँ देनी पड़ती हैं, बट बाकी अंदर फिर कोई चेस खेल लेता है, कोई पत्ते खेल लेता है, रेडियो पे गाने यही है जो दैट इज द पास टाइम बेसिकली, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो कि आप घूमने तो ऐसा निकल नहीं, गए आज, ऐसा तो हो नहीं सकता वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। फील्ड में पॉसिबल नहीं है। ये पीस टाइम, मतलब जो पीस लोकेशंस होती हैं वहाँ पे तो नॉर्मल लाइफ होता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीस टाइम में जैसे पीस लोकेशंस, जैसे आर्मी के जो पोस्टिंग्स होती है, अल्टरनेट पीस एंड फील्ड ये चलते रहता है, तो आपकी यूनिट जब फील्ड में होती है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपके बीवी बच्चे सारे रिश्तेदार वो अपने अपने घरों में रहते हैं, आप पोस्टों पे रहते हैं, वो सेपरेशन होता है। फिर अगेन व्हेन यू कम बैक टू पीस लोकेशंस, उसमें फिर क्वार्टर्स मिलते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहने को मिलता है। देन बैचलर्स होते हैं, बैचलर्स अकोमोडेशन में उनको प्रॉपर अकोमोडेशन, ये सब मेसेज वगैरह। तो ये इसके ड्यूरेशन तय होते हैं तकरीबन, मतलब हर एक यूनिट वाइज थोड़ा वेरी करता है, बट जनरली होता है कि 2-3 साल के बाद अल्टरनेट चलते रहते हैं। एक
आपने सियाचिन की बात की जब, तो हैव यू सीन सियाचिन? कैसे? जैसे अभी मेरा जो कमीशनिंग था वो एयर डिफेंस यूनिट में हुआ। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे बचपन से जो इच्छा थी ये फाइटर पायलट बनने की। तो बट समहाउ जब मैंने पहला इंटरव्यू में जब मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, उसके बाद कर्नल देशपांडे थे, उनके साथ पूरे 3 साल ट्रेनिंग करते रहा एंड मेरा एनसीसी में खुद का अनुभव और प्लस उनके साथ रहने का जो एक अनुभव था, उसमें संभव ये हुआ कि वो फाइटर पायलट बनने का जो सपना था थोड़ा पीछे रह गया एंड मुझे आर्मी एज अ चॉइस ऑफ प्रोफेशन वो ज़्यादा भाने लग गया। तो फिर मैंने संभव आर्मी के लिए हमेशा ऑप्ट किया, बट बैक ऑफ द माइंड वो पायलट बनने की ख्वाहिश इच्छा वो हमेशा थी। तो कमीशनिंग के बाद जब पता चला कि आर्मी में भी पायलट्स होते हैं एंड ये सब हेलीकॉप्टर्स और ये सारी चीज़ें हैं आर्मी में, तो हमको जैसे मेरे सीनियर्स भी थे जो एविएशन में थे, तो उनके तरफ से भी कुछ इनपुट्स मिले। फिर 3 साल बाद हमको ऑप्ट करने का मौका मिला एविएशन के लिए, तो मैंने ऑप्ट किया। एविएशन में पूरा हमारा 1.5 साल का ट्रेनिंग था, वो एविएशन का पूरा ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी नासिक में थी एविएशन में एंड दूसरी पोस्टिंग फिर सियाचिन में हुई। तो सियाचिन में मैं एज अ हेलीकॉप्टर पायलट वहाँ पे पोस्टेड था, नॉट एज अ ग्राउंड सोल्जर। तो वो सियाचिन उस वजह से एक ये हुआ कि आप जब ग्राउंड पे रहते हैं तो आप योर ओवरऑल एक्सपीरियंस गेट्स लिमिटेड टू एक पोस्ट, जो भी पोस्ट पे आप डिप्लॉय होंगे, जहाँ पे आप हाँ फाइनली आप उस पोस्ट तक पहुँचने तक जितनी बीच में पोस्टें लगेंगी उनको आप देख लेते हो, बट आपका एक नजरिया या एक्सपीरियंस होता है जो वो एक ही पोस्ट के बारे में होता है। बट एज अ पायलट, हाँ एज अ पायलट आपको हर एक हेलीपैड पे जाना है, सामान लेके या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो आप पूरा सेक्टर ही देख लेते हो। पूरा सियाचिन देख लिया, देन सियाचिन के अलावा भी जो उस एरिया में अलग अलग रीजन्स हैं तो वो भी सारे उसमें देखने को मिल गए। इसमें भी एक पॉइंट मुझे अभी समझ में आया कि इफ यू परस्यू बाय हार्ट, जैसे आपको बचपन से पायलट बनना था, बट समहाउ यू केम टू आर्मी एंड देन यू वहां पे आपको मिल ही गया फाइनली। तो इफ यू परस्यू बाय हार्ट समवेयर, आई थिंक वो जो डायलॉग है कायनात सारी वो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है कि आफ्टर ऑल नहीं हुआ, सब फॉर सम रीजन यू फेल्ड इन दैट एसएसबी इंटरव्यू और फिर एयरफोर्स नहीं हुआ एंड बट अल्टीमेटली यू वर्क फॉर एयरफोर्स और ऐसा कर सकते हैं एज एविएशन। आपने फ्लाइट किया, फ्लाइट कौन से हेलीकॉप्टर? आर्मी में अभी एज ऑफ नाउ जब तक मैं था तब तक चेतक, चीता और एलएच, ये 3 हेलीकॉप्टर्स। एलएच बोला तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसका इंडियन मतलब एक्चुअल नाम ध्रुव है, अच्छा, टेक्निकल नाम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। तो ये 3 थे, तो मुझे चेतक और चीता उड़ाने का मौका मिला। तो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, मतलब एक जो मेरी मतलब दिली जो एक इच्छा थी कि लाइफ में अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो उसके वजह से मुझे 9 to 5 वाला जॉब था वो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि बैंक LIC ये वो इधर उधर नौकरी जो करनी है। तो वो उसके बजाय आर्मी में जैसे 24 आवर्स का जॉब है, बट आई समहाउ लाइक्ड इट। तो वैसे ही एक एविएशन का भी एक एक्सपीरियंस था कि एयरक्राफ्ट उड़ा के देखना है कैसे लगता है, वो एक मेरी इच्छा थी, वो एविएशन में आके पूरी होगी। एंड एविएशन का खास बात ये है कि अगर आप एक जगह पे जब पोस्टेड होते हो, आप एक ही एरिया में आप जब उड़ा रहे हो हेलीकॉप्टर, बट हर फ्लाइट आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होती है, क्योंकि आप अलग दिन के अलग अलग टाइमिंग्स में उड़ा रहे हो, वेदर हर बार अलग होता है, आपका मिशन हर बार अलग होता है, आपका जाने आने का टाइम, पैसेंजर, टेरेन भी तो अलग होता है। नहीं सब भले टेरेन एक हो, मतलब एक पोस्टिंग में आपको पॉइंट A टू पॉइंट B ही जाना है और आपने 10 बार 15 बार अब कर लिया हो, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि आप वो दिन के अलग अलग टाइम पे कर रहे हो। और दिन कभी सूरज सामने से है, कभी पीछे से है, कभी बादल है, कभी बारिश हो रही है, कभी अलग अलग धुंध है, फॉग है, तो उसमें जाना है। कभी आपके ऊपर जो लोड है, आपके एयरक्राफ्ट में जो लोड है वो वेरी हो रहा है, आपका मिशन ही अलग है। तो इस वजह से जो एक
पॉइंट ए टू पॉइंट बी ही का जो एक्सपीरियंस है वो हर बार अलग होता है, मतलब देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन तो एविएशन। इसमें कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई कि ट्रेनिंग में तो सब कुछ सिखाया जाता था, बट जैसा अभी हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, हम लोग ट्रेनिंग तो लेते हैं, बट ऑन जॉब मीन्स हैंड्स ऑन जिसको बोलते हैं, कि जब तक आप करके नहीं देखते तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं चलती। थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको पूरा आ जाता है, तो कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग में तो ये सिखाया गया सब चीज़ें, लेकिन जब आप एक्चुअल फ्लाई कर रहे थे तो ये सिचुएशन ऐसी आई है कि ये मेरे ट्रेनिंग से बाहर है, सो आई हैव टू टेक द डिसीजन। ट्रेनिंग जो मेरा हुआ वो सब सही था, हाँ। बट ये सिचुएशन पे मुझे अभी डिसीजन लेना है, ट्रेनिंग तो सेकेंडरी है। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ तो क्या डिसीजन लिया? एक्चुअली एविएशन में चीज़ ऐसी होती है कि यू आर बाउंड बाय वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। तो एंड गुड थिंग अबाउट एविएशन ये है कि आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दो मतलब देर आर, जैसे आपने बोला कि एक बुकिश सिचुएशन होती है कि टाइम पे आपका डिसीजन लेना अलग होता है, बट आपका जो भी सारी जितनी इवेंचुअलिटीज होती हैं वो सारी कवर की जाती है। तो आप जनरली यू आर प्रिपेयर्ड कि, और उसमें एक्शंस भी आपकी सेट होती है कि भाई इस एक्शन में आपको यही करना है। मोस्टली ये होता है कि जैसे जो वेरिएबल्स आप जिसको बोलते हैं कि जैसे वेदर हो गया, कि कौन से वेदर में आपने क्या बोलते हैं डिसीजन लेना है। तो जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं मथुरा से मुझे बठिंडा जाना था, एंड वेदर बहुत ही मार्जिनल था, मतलब मेरे जो पायलट का एक रेटिंग होता है तो उसके हिसाब से मेरे लिए विजिबिलिटी मिनिमम 1 किलोमीटर की चाहिए होती है, कि 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी तो मैं टेक ऑफ नहीं कर सकता। अच्छा। तो काफ़ी देर तक हम वेट करते रहे, एंड विंटर्स का समय था, एंड नॉर्थ इंडिया में फॉग वो काफ़ी रहता ही है उस टाइम पे। तो समहाउ मैंने जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट था मथुरा में, वहाँ पे देखा, जनरली वहाँ पे कोई ATC वगैरह कोई एयरपोर्ट था नहीं, तो खुद ही विजुअल एक जजमेंट लेना होता है कि हाँ ये 1 किलोमीटर है विजिबिलिटी। उसके बाद डेस्टिनेशन की भी हमने वहाँ से रिपोर्ट ली थी कि वहाँ पे भी 1 किलोमीटर है, तो वी कुड टेक ऑफ। तो हमने टेक ऑफ किया। उस वक्त ये हुआ कि लकीली और अनलकीली मेरे साथ जो को पायलट था, मैं तब काफ़ी सीनियर हो चुका था, तो मेरे साथ बिल्कुल ही यंग एक पायलट था, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं था। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि इसको प्रॉब्लम होगी इस वेदर में, क्योंकि ट्रेनिंग में बिल्कुल ऑल गुड वेदर कंडीशंस में आप फ्लाइंग करते हो, सब कुछ आइडियल होता है उस वक्त आप ट्रेनिंग करते हो। ऐसे बिल्कुल ही बैड वेदर में आप ट्रेनिंग देते ही नहीं हो किसी को। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको वो सिचुएशन से अडॉप्ट करना पड़ता है, और किस सिचुएशन में कैसे आपने बिहेव करना है वो करना पड़ता है। तो मुझे ये पता था कि ये ही विल बी अनकंफर्टेबल इन फ्लाइंग इन दैट कंडीशन। तो हम टेक ऑफ तो कर गए। तो होता ये है कि 2 पायलट्स होते हैं, एंड दे जनरली कंट्रोल्स जो होते हैं वो हैंड ओवर करते रहते हैं कि अभी भाई तू उड़ा ले, फिर मैं उड़ाता हूँ, इस तरह से। नहीं तो एक ही पोजीशन में बैठ के, बिकॉज फिक्स्ड विंग फ्लाइंग और हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ये दोनों बहुत ही अलग, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। एयरक्राफ्ट जो होता है नॉर्मल, इट इज मेंट टू बी फ्लाई, बेसिकली वो अपने आप ही उड़ सकता है। अगर ज्यादा हवा हो तो बिना पायलट के भी उड़ जाएगा। तो हम जो प्लेन में जाते हैं आते जाते हैं, क्योंकि वो एरोडायनेमिकली उड़ने के लिए बना है। बट हेलीकॉप्टर ये है कि वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है, उसको उड़ाया जाता है जबरदस्त। तो उसमें आप कंट्रोल छोड़ नहीं सकते। और चेतक चीता एक सेकंड वर्ल्ड वॉर विंटेज हेलीकॉप्टर है, उसमें बाकी कोई टेक्निकल एडवांसमेंट्स इतनी नहीं है। मुझे आज नया पता चला। तो उसमें आपको कंट्रोल इज मेड टू फ्लाई जबरदस्ती। हाँ, बिकॉज एरोप्लेन अपने आप उड़ सकता है, मतलब Okay. जैसे इंजन भी फेल हो जाता है तो ग्लाइड पाथ जो होता है एयरप्लेन्स का काफी ज्यादा होता है। इसमें अगर हेलीकॉप्टर में अगर इंजन फेलियर होता है तो यू फॉल लाइक अ स्टोन, इस तरह से होता है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ाना इन अ वे थोड़ा मुश्किल है नॉर्मल एयरक्राफ्ट से। मैं दोनों उड़ा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी कंट्रोल्स पे रहने के लिए भी आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और आदमी थक जाता है थोड़ा सा। तो ऑल्टरनेटली 10 मिनट वो उड़ाएगा, 10 मिनट में। एक जनरली एक रूल होता है कि भाई
शेयरिंग ऑफ वर्कलोड टाइप का, तो वो था। एंड वो फ्लाइट थी तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट ऐसे कुछ फ्लाइट टाइम था। बट मुझे पता था कि ये इस वेदर में नहीं उड़ा पाएगा, तो मैं कंटिन्यूस मैं खुद ही उड़ा रहा था। एंड वेदर बहुत मार्जिनल था, तो स्ट्रेस भी बढ़ता है कि, एंड मेरे साथ एक जनरल रैंक का ऑफिसर था जिसको लेके जाना था। अरे बाप रे। तो हम जा रहे थे, एंड समहाउ चरखी दादरी के आसपास हम पहुंचे थे, जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, एक 2 मिड एयर कोलिजन, याद अगर होगा 80s में कुछ 2 एयरक्राफ्ट का कोलिजन हुआ था चरखी दादरी, उस वजह से मुझे याद है, बहुत पहले की बात। तो उस एरिया में तकरीबन हम पहुंचे थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि अभी थोड़ा वेदर क्लियर है, इसको अभी हैंड ओवर कर सकते हैं करके, और उस वक्त तक तकरीबन 20-40 मिनट के आसपास हो गया था, मैं भी काफ़ी थक गया था। तो मैं बोला यार इसको दे देते थोड़े 5 मिनट तू उड़ा ले, तब तक मैं अपने हाथ पैर थोड़े सीधे कर लूँ। तो उसी पोजीशन में बैठ के अकड़ जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिंग ऑफ मसल टाइप का वो करने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो मैंने उतने देर के लिए दिया, फिर थोड़ा मैप ऐप ऐसे लगा रहता है, उसको अपनी पोजीशन एक बार मार्क करके कि अभी रास्ता ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, कितना रूट से डेविएट हुए हैं, जीपीएस पे मतलब कोरिलेशन ये सब बोला उतना कर लेता हूँ साइड बाय साइड। तो मैंने हार्डली उसको 10-15 सेकंड ही दिया होगा, और मैं इतना सब सेट करने के बाद फिर से जब मैंने ऊपर देखा बाहर हेलीकॉप्टर के, तब तक हम पूरे क्लाउड्स में घुस चुके थे 10 सेकंड के अंदर। अरे बाप रे। हाँ। वो बेसिकली हमारे ऊपर भी एक क्लाउड की लेयर थी और नीचे धुंध थी, तो उसको समझ में नहीं आया कि वो क्लाउड्स में घुस गया। तो जैसे ही, और वो दिख ही रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, मेन चीज तो वो भी तो डर गया मे बी हम उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम किस सिचुएशन में घुसे हुए हैं, शायद ये हुआ होगा। तो मैंने फटाफट कंट्रोल्स अपने पास ले लिए, एंड उस वक्त सेफर ऑप्शन ये था कि मैं सिंस उस एरिया में काफी उड़ चुका था और मेरे को पता था कि उस एरिया में ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस ऊपर लेवल पे कुछ नहीं है, मतलब घर भी छोटे छोटे हैं, बाकी तारे वारे वो ज्यादा है नहीं, वैसे भी हम 2000 फीट पे उड़ रहे थे, उस लेवल पे कोई तार आने वाली नहीं है। बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड, नीचे जाने से अच्छा है कि ऊपर चले जाओ, सो दैट आपके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन का सवाल ही ना हो। तो जब मैंने सीधा हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया, एंड जब हम क्लाउड ब्रेक करके ऊपर पहुंचे, जब एकदम क्लियर स्काई था वहां पे, तो वो चरखी दादरी में एक पावर स्टेशन है, उसकी 2 चिमनियां हमको 2 किलोमीटर दूर ऐसे उस क्लाउड से बाहर निकलते हुए दिखी। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि बोला थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट राइट होते तो किसी चिमनी पे बैठे होते आज। तो फिर बोला चलो अभी इसको फिर से देने में कोई पॉइंट नहीं है, तो देन ओवरऑल कॉकपिट में वो एक सन्नाटा सा छाई गया कि क्या सिचुएशन से निकले हम बाहर। जनरल साहब भी थोड़े हिल गए थे। तो फिर मैंने फिर देखा कि सेफर वे इज टू फॉलो रेलवे ट्रैक्स, तो हमको एक वहाँ पे रेलवे ट्रैक जाता है और सीधा बठिंडा जाता है। आई फॉलोड दैट रेलवे ट्रैक एंड रीच्ड बठिंडा फाइनली, एंड सेफली लैंड हो गए। बट वो जो 15 सेकंड थे जब तक हम वो क्लाउड्स में थे, दैट वाज हॉरिफाइंग। सही मायने में नानी याद आ गई। हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशंस काफी आती रहती है बीच बीच में, मतलब कभी डस्ट स्टॉर्म आ गया, कभी कुछ हुआ, फ्यूल से रिलेटेड चीजें होती हैं, कभी आपकी फ्यूल वार्निंग लाइट कभी कभी आ जाती है, तो उसके ऐसे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिस वजह से इमरजेंसी तो नहीं बोल सकते, क्रिटिकल सिचुएशन आती है, उससे आपको बाहर निकलना ही होता है। तो वहाँ तो आपको खुद का डिसीजन खुद ही लेना है वहाँ पे। और ऐसी जगह जैसे अगर मान लो रेलवे से जा रहे हैं तो जमीन से जुड़े हैं, जहाँ से जा रहे हैं तो पानी से जुड़े हैं, ये तो कोई जुड़ाव तो है ही नहीं ना। एक बार आपने जमीन छोड़ दी कि फिर खत्म। हाँ, फिर सारे डिसीजन आपको लेना और खुद को बचा के आपको अपने जगह पे लाना है। सबसे बड़ी बात है यार, ये बहुत डेंजरस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एडवेंचरस है। हाँ, चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है मतलब ऑब्वियसली। उसी वजह से मैं जो बोल रहा हूँ ना कि पॉइंट ए टू पॉइंट भी हर दिन अलग होता है। मतलब आज सिविल फ्लाइट्स में भी आप देखते हैं कि जो पायलट्स दिन रात उड़ रहे हैं, उनके लिए भी हर वक्त एक वो एक्सपीरियंस, हम बोलते हैं कि वो रोज मुंबई दिल्ली भी अगर कर रहा होगा, बट उसके लिए वो हर फ्लाइट भी एक नई एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली उसकी भी तो जमीन तो उसकी भी छुट्टी है। हाँ, तो वो भी तो हवा में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोले। तो you joined in 98, you retired as a colonel, means you took voluntary retirement in 2022 21, so almost 22-23 साल you were in the army. तो आपने जब ज्वाइन किया 98 में और छोड़ा 21 में,
तो कोई ट्रांजिशंस, कोई चेंजेस आर्मी के बर्ताव में, या फिर जो सरकार से जो मिलता है आर्मी को, या फिर जो वेपन्स का आधुनिकीकरण या ड्रेस, इसमें कोई कोई चेंजेस हैव यू सीन द ट्रांजिशन? हाँ नहीं, वो जो ट्रांजिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बेसिकली। जैसे ये और ये होते ही रहता है, एंड सारे जितने इररिस्पेक्टिव ऑफ एज जो भी फौजी होती है कि हमारे वक्त की आर्मी नहीं रही है अभी। वो या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में कि हमारे वक्त की LIC नहीं रही, हमारे वक्त की RBI नहीं रही, तो सेकंड लेफ्टिनेंट हमारे वक्त की नहीं। वो दैट इज बिकॉज आपका वर्किंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वेपनरी चेंज हो रही है। मेन जो चीज है मैन पावर, जो पहले बिल्कुल ही सिपाही भूप सिंह, जिसको हम बोलते हैं भूप सिंह, एक टर्म है कि जो बिल्कुल ही अनपढ़ जवान को एक भूप सिंह नाम दिया जाता है, कि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, 7वीं 8वीं पास, जिसको शायद लिखना भी नहीं आता, आपको पहले उनसे काम कराना पड़ता था। और जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको पढ़े लिखे इवन ग्रेजुएट्स दे आर ज्वाइनिंग एज सोल्जर्स, तो आपकी चैलेंजेस अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब एज अ ऑफिसर नाउ यू हैव टू प्रूव कि यू आर बेटर देन देम, तो वो एक चैलेंज अलग होता है कि भाई टू अर्न रिस्पेक्ट आउट ऑफ अ ग्रेजुएट, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर हायर इन रैंक, बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू, वो भी हाँ, दैट्स व्हाई यू आर जॉइंड एज अ ऑफिसर, वो एक चैलेंज है। देन आपकी पूरा इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, आपकी जंग करने की पूरी जो तरीका है वही चेंज हो गया है पूरा। पहले के ज़माने में आपको आगे क्या हो रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल सैटेलाइट पिक्चर्स हैं। आप एयरक्राफ्ट जैसे पाकिस्तान से उड़ता है, वहाँ से लेके अपने को खबर है कि भाई वहाँ से टेक ऑफ हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जंग करने के तरीके बदल रहे हैं, बट जो मेन इथॉस है या क्या बोलते हैं, जो मूल एक ये होता है आर्म फोर्सेस का स्वभाव, वो तकरीबन सेम रहता है। बाकी लड़ाई करने के तरीके और टेक्नोलॉजी, ये सारी प्रोसेस चेंज हो रही है। हमारे वक्त जो वेपन्स थे या गाड़ियाँ थी, जो आप लेट से बॉर्डर पिक्चर में आपने देखी होगी, वो उस जमाने की जो गाड़ियाँ थी, मैं जब कमीशन हुआ था तो वो फेज आउट होने के चक्कर में थी। धीरे धीरे मतलब हम लास्ट थे कि जिन्होंने कुछ वो गाड़ियाँ देखी थी, बट हमारे वक्त जो नई गाड़ियाँ आएंगी वो अभी फेज आउट होने के इसमें है। तो इस तरह से वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इवॉल्व होते रहता है हर कोई, एंड उसमें कोई मतलब अच्छी या बुरी बात नहीं, इट्स गुड थिंग दैट थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड चेंजिंग। यू वॉच मूवीज लॉट। तो ये जो अभी आपने बॉर्डर की बात की, तो ये लास्ट टाइम मैं एक मेरे ख्याल से रॉ के कोई चीफ थे, उनका इंटरव्यू देख रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ही somehow he said it is funny, some movies are funny, कि ऐसे नहीं होता, इतना ये नहीं होता आर्मी में। और रॉ की तो ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी सीक्रेट मिशंस होते हैं जो बाहर आते ही नहीं है 99%, एक हाथ कोई आ गया तो आ गया। सो अभी जो मूवीज़ बनी है, लाइक आपने 2-3 बार बॉर्डर का जिक्र किया, या फिर LOC है ये, सो डू यू थिंक इट गोज नियर टू द ट्रुथ? कितने पास में है सच्चाई से? नहीं, अभी एक्चुअली होता ये है कि कई बार जानबूझ के सच्चाई दिखाई नहीं जाती कि जो उरी के बाबत हमने सुना था कि जानबूझ के उन्होंने कुछ हाँ, मतलब इस तो कुछ चीज होती है कि सीक्रेसी की वजह से बिल्कुल Yes. आप जैसे हुआ है ऑन ग्राउंड एक आधी कोई घटना घटी है या कोई वॉर हुआ है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे आप पूरा पिक्चराइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सीक्रेसी रीजंस। दूसरी चीज होती है कि जानबूझ के एक फॉल्स एलिमेंट उसमें घुसाया जाता है कि सो दैट उसको कॉपी करके कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उसका दुरुपयोग ना कर ले, एक वो भी चीज होती है। बट आप अगर इंडियन मूवीज को वेस्टर्न मूवीज के साथ कंपेयर करें तो वेस्टर्न मूवीज आर मोर रियलिस्टिक, यू कैन से, एज फार एज देयर ड्रेसिंग एंड इक्विपमेंट एंड द लोकेशंस व्हिच आर कंसर्न्ड, वो काफी मिलते जुलते हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी मे बी रिसर्च शायद नहीं करती है, मैच्योर नहीं हुई है उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली
आपको रैंक स्ट्रक्चर दिखाना है या इक्विपमेंट दिखाना है या एक्चुअल लोकेशंस और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो दिखाने में इतने अभी इवॉल्व शायद नहीं हुए हैं। जो एक पिक्चर जो नियरेस्ट टू रियलिटी जो मैंने देखी हुई है प्रहार है। अच्छा, वो नाना नाना पाटेकर का उस पोर्शन में मतलब पहला पोर्शन इट्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड आर्मी लाइफ एंड रेगुलेटर पार्ट वो सिविल में क्या क्या प्रॉब्लम्स उनसे कैसे निपटता है उसके बारे में। एज फार एज पिक्चराइजेशन ऑफ आर्मी लाइफ इज कंसर्न, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पिक्चराइजेशन ऑफ आर्मी इज इन प्रहार। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने बार रखने वाला कमांडो मैंने सिर्फ बॉलीवुड में ही देखा, इतने बार थे ऐसे तो हुआ है, नाम नहीं ले मैं, बट ऐसा हो सकता है। सो इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। ये तो लंबा चलते रहेगा क्योंकि ये ऐसा है कि जितनी भी कहानी सुनो ये कभी इसको मैं रोक नहीं सकता, बट समहाउ आई टेक प्रॉमिस फ्रॉम यू कि हम दूसरा भी इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जल्दी ही करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि एक इंटरव्यू में मैंने वो भी सुना था कि कर्नल कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ दैट यूनिट, जो उनका जो कोर ये होता है कमांडिंग, क्या बोलते हैं उसको, कमांडिंग ऑफिसर नहीं जो कमांड जो होती है यूनिट, हाँ यूनिट, उसका कर्नल इज अ पेरेंट, फादर ऑफ दैट। सो व्हेन यू लेफ्ट द आर्मी, व्हेन यू टेक टू वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आपने लिया, तो कहीं ऐसा मीन्स ऐसा लगा, ऐसा ये हुआ कि मैं अपनी फैमिली, ऑल्दो यू आर कमिंग टू योर फैमिली, बट वो भी 20-21 साल बोला तो वो भी एक फैमिली होगी, तो कहीं ऐसा दिल में ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ? अभी इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं कि कमांडिंग ऑफिसर इज अ फादर ऑफ यूनिट। वो जो यूनिट कमांड कर रहा है उस वक्त का पर्टिकुलर वो ये उसको बोला जाता है बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ दैट यूनिट एंड ये यूनिट मतलब जो बेसिक एक लोएस्ट पॉसिबल एक जो घटक होता है आर्मी का, जो लड़ाई एज अ होल लड़ाई करता है, तो उस यूनिट का सबसे सीनियर व्यक्ति मतलब ये कर्नल होता है ऑफिसर रैंक में, और वैसे ही जवानों में एक सूबेदार मेजर होता है। अच्छा। तो इन दोनों को भी एक फादर फिगर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, मतलब जवानों में जो सूबेदार मेजर है उसको ऑफिसर्स भी एक फादर फिगर की तरह ही देखते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपने बॉर्डर में ही देखा होगा कि उसमें पुनीत सर तो जेसीओ दिखाया है, अभी याद नहीं आ रहा है, कुलभूषण खरबंदा भी नहीं था, वो एक ओमपुरी है ऐसे कुछ, एलओसी में ऐसे कुछ है कि जिसमें वो मोटर के आई थिंक एलओसी कारगिल में है, जो अमिताभ के साथ वो बोलता है कि वोटर्स एलओसी कारगिल लक्ष्य नहीं एलओसी में भी है, छोटा सा एक कर्नल गोखले ऐसे कुछ नाम था उनका किरदार का, ऑफिसर एक्चुअल स्टोरी है वो। तो उसमें वो एज अ सूबेदार मेजर ही इज स्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड ही ऑब्जर्व्स कि कितने मोटर्स हैं, तो रेट ऑफ फायर से एक ऑफिसर बोलता है कि सर इतने मिनट में इतने सेकंड्स में राउंड्स आ रहे हैं, तो ही करेक्ट्स हिम कि बोलता है नहीं इससे ज़्यादा मोटर्स है, क्योंकि दो मोटर इतने रेट से फायर नहीं कर सकते। तो उनका बेसिकली जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से भी वो होता है। बट जो मेन अपना ये था डिस्कशन कि यूनिट जब तक है तब तक वो यूनिट में जब तक वो सर्व कर रहे हैं वो है, यूनिट में जब आप रहते हैं तो एक पूरा एक भाईचारा जो होता है यूनिट में, कंपनी कमांडर्स हैं या बैटरी कमांडर्स हैं, उनके ऊपर कमांडिंग ऑफिसर है, वो एक पूरी फैमिली की तरह रहते हैं। एंड सीनियर मोस्ट बीइंग द सीईओ, ही इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ दैट यूनिट। तो बट हिज रैंक इज कर्नल, बट हिज अपॉइंटमेंट इज कमांडिंग ऑफिसर। सो फादर फिगर जो होता है कमांडिंग ऑफिसर होता है, नॉट कर्नल एज सच। तो वंस उसका जब टेन्योर खत्म हो जाता है, इन द सेम रैंक ही गोज टू द वेरियस यूनिट्स, जिसमें वो डायरेक्टली हो सकता है कि ट्रूप्स को कमांड ना करे। तो एक आर्मी ऑफिसर के या जवान के भी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका फेज ऑफ करियर जो होता है वो एक यूनिट का करियर होता है, कि जिसमें उसका लगाव एक दूसरे के प्रति जो होता है, एंड एक्चुअल ऑपरेशन में
किसी को कमांड करना है, किसी के साथ भाग लेना है, ऑपरेशन करना है कंप्लीट, तो वो जितनी एक यूनिटी या भाईचारा जो उस यूनिट में होता है, उसके बाद थोड़ा वो कम हो जाता है, क्योंकि आप नए नए लोगों से, अपने यूनिट के बाहर के लोगों के साथ मिलते हो, तो मतलब यही है कि आप अड़ोसी पड़ोसी से डील कर रहे हो रादर देन योर ओन फैमिली। तो होता है कि जो फैमिली में रहते रहते जो बॉन्डिंग बन जाती है, आप फिर उसके बाद कहीं पे भी चले जाओ, वो बॉन्डिंग इंटैक्ट रहती है। मतलब आज भी मेरे जितने जवान हैं, मुझको उनके कॉल आते हैं कि साहब आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, बच्चे क्या है, वो बच्चों के बारे में भी पूछते हैं कि अब तो वो 12th में गया होगा, अब 9th में गया होगा, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग। मतलब हाँ, 24 घंटा साथ में बिल्कुल बॉन्ड बन जाता हो। हम भी उनके बारे में पूछते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को, मतलब एक आपका जैसे भाई है, तो वो उसके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी आपको पता होना जरूरी है एक फौज में, स्पेशली इन आर्मी। तो वो एक बॉन्डिंग अलग होती है। ये खैर हेवी तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नए सिरे से पता चली है, या फिर आज के जनरेशन को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि परसिवरेंस मेनली, जो आपका अभी अपने बोलने में से जो जस्ट निकला, दैट इज परसिवरेंस, फोकस्ड एंड लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई लर्न टुडे। अभी ये मुझे फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैं करूँगा। आई ट्राई टू डू दैट परसिवरेंस। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध फॉर कमिंग हियर। और आपने बोला है नेक्स्ट सेकंड पॉडकास्ट, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें कि आपने कभी मीन्स ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट हैव यू सीन द मिसहैप, any mishap happened near to you with your colleague or anybody? ये सारी बातें हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच द शो। थैंक यू।